चलिए, क्लास 10 बायोलॉजी, यही ना। क्या चल रहा था कल? कल हम लोग देखे थे अमीबा के, थोड़ा आराम से, अमीबा के बारे में। और अमीबा के बारे में जो जो चीज था वो सारा चीज हम प्रयास किए तुम लोग को बता देने का। अब अगर यदि कुछ ऐसा आया ऑब्जेक्टिव में तो उसको फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव से कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग मनुष्य का पोषण देखने जा रहे हैं। और मनुष्य में पोषण अमीबा के ही ग्रुप से होना है कि नहीं? अमीबा क्या है? प्राणी संपोषण है। और मनुष्य भी क्या है? प्राणी संपोषण। विषम कोशिका पार्ट है प्राणी सम। वो यहाँ एक कोशिकीय था, याद रखिएगा। अमीबा में एक ही कोशिका था, है ना। लेकिन अमीबा में एक कोशिका था, एक कोशिका से सारा चीज करना संभव भी था। और मनुष्य, कुत्ता, बिलाई, सुअर जो भी है, क्या होता है? ये बहुकोशिकीय होता है। तो ये क्या हो गया? बहुकोशिकीय। मनुष्य क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय। मनुष्य हो जाएगा बहुकोशिकीय। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पाचन। देखो, पाचन है क्या जरूरी? सबसे पहले तो ये है कि पाचन तंत्र का सबसे पहले सिस्टम देख लेना। और ये क्यों जरूरी है, तो एक अगर हम उदाहरण थोड़ा सा अगर आप लोग को पेश कर पाए, थोड़ा सा गौर करिएगा कि ये है, मान लो रुई। क्या है? रुई। क्या है? रुई। और ये है अनार। क्या है? अनार। अब क्या कर रहे हो तुम? इस अनार को, इस रुई को खिलाना है। इस अनार को किसको खिलाना है? रुई को। अब इस अनार को रुई को खिलाना है, तो अब पहुंचे जा रहे हो मुंह में, तो क्या खा लेगा? यानी कि उसके अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा उस चीज को वहां पे पॉज करो और थोड़ा सा बैठ जाओ और इसका जूस बना लो। क्या बना लो? जूस बना लो। इस अनार का तुम क्या बना दिया? जूस। अब इस जूस को इस रुई पर डालो, सारा अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करेगा कि नहीं करेगा? कोई समझ में आ रहा है? पाचन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जिस फॉर्म में तुम दे रहे हो, अनार दे रहे हो रुई को, खाओ, ठेला जाएगा लेकिन खाएगा थोड़ो ना। खा भी लिया तो उसके शरीर को वो जाना नहीं है। हमारे शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। अब तुम दिए जा रहे हो रसगुल्ला, सिंगाड़ा, पकौड़ी, तो नहीं ना काम में आएगा। यानी कि कुल मिला के हम बात ये कहे कि वो फॉर्म अलग होता है। यानी कि अनार का जूस ये खास अपने अंदर ले सकता है, लेकिन अनार नहीं ले सकता। बात समझ में आ रही है? तो अनार अब डालने का प्रयास करिएगा तो अनार वो नहीं जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे कि पाचन क्यों जरूरी है। पाचन होने के पीछे रीजन क्या है, ये क्यों? तो आप अगर इस बात को समझ पाए तो ये जवाब हमको बता कि पाचन होने के पीछे ये जो हम कह रहे हैं वो कहां तक समझ में आ रहा है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस फॉर्म में तुम उसको डाले हो वो फॉर्म शरीर को चाहिए ही नहीं। बात समझ आ रही? उसको चाहिए उसका टूटा हुआ रूप, उसका खत्म रूप, उसका जो है एकदम से छोटा रूप चाहिए। अब छोटा रूप उसको तुम दे नहीं पाओगे तो उसको पाचन डायरेक्ट करना है। अब हाँ, अब जैसे शरीर को तुम्हारा शरीर अगर बीमार है तो क्या करता है? डॉक्टर जो हम लोग को देता है, दवाई देता है। वो दवाई जो कुछ कुछ होता है, जो प्रोटीन का होता है, कुछ विटामिन का होता है। तो चूंकि तुम्हारा शरीर को डायरेक्ट उसको देना है तो वो गोली के रूप में, दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में तुम्हारे शरीर को दे दिया। अब अगर तुम मेडिसिन के रूप में नहीं लोगे तो उसको किस रूप में लेना पड़ेगा? तुम खा लो, है ना। तुमको विटामिन ए चाहिए, तुम गाजर उमस के खा लो, या तो विटामिन ए चाहिए तो तुम विटामिन ए का गोली खा लो। दोनों एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? लेकिन होशियार आदमी क्या करेगा? गाजर खाएगा, पेट भी भरेगा और विटामिन भी मिलेगा। और ये होशियारी का बात है। अब तुम दवाई खा लो चाहे तुम जो भी कर लो, दवाई ऐसे भी सही चीज नहीं है। हम कुल मिला के ये बात कहे कि अनार अगर रुई को खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, लेकिन वही अनार का तुम जूस बना के दे दो रुई को, उसके अंदर डाल दो तुम, वो डल जाएगा ना। वही है पाचन। पाचन जिस रूप में तुम दे रहे हो वो होगा नहीं। तो पाचन कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यही बात है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस रूप में दे रहे हो वो रूप उसके लिए
सही नहीं है। ठीक है, पाचन तंत्र। अब समझिएगा कुछ कुछ चीज है, क्लास 9 में तुम लोग सीखे होगे, कोशिका समझ में आता है? कोशिका, जो क्लास 9 पढ़ा है उसको कोशिका तो समझ में आता होगा कम से कम इतना, और जो नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट 10 में आया कैसे, यह सवाल है कि नहीं? तो कोशिका पढ़े होगे। कोशिका शरीर जो बना हुआ है, जितना भी जीव है, जीव का शरीर किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है। और कोशिका के एक समूह को जो एक जैसा कार्य करे उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। अब सवाल ये आता है कि सर कभी कभी क्या है ना, कोशिका का डेफिनेशन लोग जल्दीबाजी में कुछ और बता देता है कि कोशिका माने ऊतक का डेफिनेशन कि एक जैसा कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जबकि एक जैसा अगर रहेगा वो कार्य भी एक जैसा करना चाहिए, है कि नहीं, पूरी रूप से वो। तो कोशिका के समूह को कर देंगे क्या हो जाएगा? ऊतक हो जाएगा। अब ऊतक के समूह को अगर एक जगह लाया जाए, ऊतक के समूह को, तो वो क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा। अंग बन जाएगा। अब अंग को एक जैसा कार्य करने वाले अंग को एक जगह तुम लाओ तो वो क्या कहलाएगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र। अब गौर करिएगा, इसमें भी तंत्र लगा हुआ है और इसमें भी तंत्र लगा हुआ है। तंत्र का मतलब ही यही होता है कि कम से कम इसमें एक दो पार्ट तो नहीं है, एक दो पार्ट से ज्यादा ही पार्ट होगा इसमें। ठीक है, अब पेट में यानी कि पाचन तंत्र में कितना पार्ट्स है वो तो हम लोग अभी यहाँ पे डिटेल कर लेंगे, इसको मिटाएंगे तब, क्योंकि जगह का थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो बहुत सारा अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिल करके जब चीजों को करेगा तो वो तंत्र कहलाता है कि नहीं? तो यहाँ पे पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र डेफिनेशन क्या है इसका? अंगों का वह समूह जो भोजन की पाचन क्रिया करता है। भोजन की पाचन क्रिया करेगा उसको क्या कह देंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पाचन का ही ना काम करेगा। बस समझ में आ रहा है बात? शुद्ध जाने से फायदा नहीं है, एक ही लाइन का बात है कि पाचन का काम करेगा तो पाचन तंत्र हो जाएगा, उत्सर्जन का काम करेगा उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन का काम करेगा श्वसन तंत्र हो गया। समझ में आ रहा है? प्रजनन का काम करेगा प्रजनन तंत्र हो गया। तंत्र का मतलब सिस्टम। बात समझ आ रही? तो पाचन तंत्र को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहता है अंगों का वह समूह जो भोजन की पाचन क्रिया करता है उसको क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र हम लोग में जो है, मनुष्य में या फिर जो भी जीव है उसमें 5 कैटेगरी स्टेप वाइज चलता है ना कि सबसे पहले तुम खाओगे, अंदर करोगे तो वह अंतर ग्रहण कहलाएगा, यानी कि वो भोजन तुम्हारे अंदर गया। अब तुम्हारा अंतर ग्रहण के जस्ट बाद तुम्हारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा? पाचन का। अब पाचन पूरी रूप से तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, सही रूप से पाचन हो गया, उसके बाद क्या होगा? वो पाचन अब अवशोषित कौन करेगा ये बताओ? अगर तुम्हारा थोड़ा सा, कौन अवशोषित करेगा? रसांगुल करता है, यानी कि पेट अवशोषित करेगा। अगर हम मोटी मोटी रूप में पकड़े बात को, मोटा मोटा बात अगर बात कहें तो अवशोषित कौन करेगा? पेट करेगा, है ना। हालांकि छोटी आंत में एक उंगली जैसी रचना होती है जिसको कहते हैं रसांगुल, वही, हाँ, यह विलय, तो उसी को वही जो है क्या करता है? वही पाचन की क्रिया क्या अवशोषण करता है। लेकिन फिलहाल अवशोषण यहाँ पे तुम मोटा मोटा समझ लो कि अवशोषण कौन करेगा? पेट कर रहा है। अवशोषण हो गया पेट में। अब पेट को सिर्फ तुम जो खाया वो पेट को मिल गया, क्या पेट को ही सिर्फ चाहिए? या हाथ भी तो काम कर रहा है, मारकर चला रहा है, हाथ को कौन देगा ऊर्जा, है कि नहीं? तो पूरे शरीर में वो बांटने का काम करेगा, उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। पूरे शरीर को चाहिए और पूरे शरीर में वो विस्तृत करेगा, फैलाएगा, उसको क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। अच्छा, पूरे तुम जो खाया वो सारा चीज तुम्हारे शरीर को तो नहीं लगा, कुछ कुछ है जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया है, और वो अपशिष्ट पदार्थ तुम्हारा बाहर निकालना भी जरूरी है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? विसर्जित कर देंगे, उत्सर्जित कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, जो करना है कर दो, ये तुम्हारा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एजिशन का सटीक आंसर, सटीक जो है हिंदी ये होता है विसर्जन, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो अब बताओ, अंतर्ग्रहण समझ में आया? शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण हो गया। पाचन क्रिया भी पाचन पूरे पढ़ाएंगे, पाचन किस प्रकार से होता है, पाचन वो हो गया। अवशोषण हो गया तुम्हारा, शरीर में तुम्हारा पेट उस चीजों को अवशोषित कर लेगा
जैसे तुम रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला में क्या, हर बार कार्बोहाइड्रेट। वो उदाहरण इसीलिए ले रहे हैं कि थोड़ा अच्छा लगता है, स्माइल आ जाता है फेस पे, है कि नहीं। तो अब तुम रसगुल्ला खाए हो तो रसगुल्ला तुम्हारे शरीर को माने कार्बोहाइड्रेट मिला, अब कार्बोहाइड्रेट वो अवशोषित करेगा ना, रसगुल्ला से कोई मतलब नहीं है, शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो तुम रसगुल्ला खा रहे हो। रसगुल्ला के जगह पर किसी और चीज से भी मिल सकता है, बात समझ में आ रही है, तो वो चीज करे। अब अवशोषित करेगा, पेट अवशोषित कर लिया, अब स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण का मतलब जो अवशोषण हुआ वो पूरे शरीर को बांटेगा। पूरे शरीर, इतना बड़ा बॉडी है, इस पूरे बॉडी में इसको क्या करना है, फैलाना है। अब उसके बाद जो चीज बच गया, जो अंत में उसको विसर्जित कर देना है, छोड़ देना उसको, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा अगर मिटा दें इसको, इसमें कोई दिक्कत है क्या, मिटा दें ना इसको, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे एक तो रफ फिगर बना दे रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाए, बाकी चीजों को एक बार फ्रेश करके एकदम बढ़िया से, चूंकि पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र भी आता करने के लिए, तो वो फ्रेश करके एकदम डिटेल करके बढ़िया से बताएंगे। हाँ फिलहाल, हाँ हालांकि वो खुद भी तुम धीरे धीरे सीख जाओगे करने के लिए, जब चीजों को बार बार करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खुद से। फिलहाल हम लोग करते हैं। देखिए ये क्या है, मुख है ना, मुख है। अब मुख के अंदर ये, यहाँ पे मान लो अंदर जो होता है, अंदर, अब पूरे कह सकते, पूरे मुंह को, पूरे मुंह में क्या है, मुख गुहा उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहां होता है, हल्ला नहीं, क्या होता है, फेरिंग्स जिसको कहते हैं, है कि नहीं, यहां पे फेरिंग्स होता है। उसके नीचे याद है आप लोग को, इपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिस होता है ना। अब आगे बढ़ जाइए, ये क्या है, ये है पेट, जिसको अमाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, अमाशय। अमाशय से आगे बढ़िएगा, ये है छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत। और छोटी आंत को यहां से एक छोटा सा चीज जोड़ा होता है जिसको अपेंडिक्स कहता है, अपेंडिक्स सुना भी होगा तुमको, अपेंडिक्स, यहां से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। और ये है तुम्हारा क्या है, बड़ी आंत, ठीक है। ये हो गया बड़ी आंत, ठीक। यहां पे एक पत्ता जैसा होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अग्न्याशय। ये क्या है, यकृत, क्या है, यकृत, इसको लीवर कहते हैं। बात समझ में आ रही, यही सब मेन रूप से होता है। ये है तुम्हारा मलाशय, और ये है गुदा, ठीक है। ये मेन रूप से है। देखो हमको समझाने का क्या है ना कि मेन जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे, बाकी आपको डिटेल करेंगे इसको ढंग से। अब देखिए क्या लिखा है, मानव पाचन तंत्र के अंग में मुख होता है, ग्रसिका, ग्रसिका इसको कहेंगे, है कि नहीं, ये ग्रसिका हो गया, ठीक है। और क्या होता है, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा और गुदा द्वार जो भी होता है वो सारा चीज होता है। बात समझ आ रही, कहां से शुरू हो रहा है, मुंह से। मुंह के बाद ये कंठ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसिका। उसके बाद यहाँ पे आएगा पेट, आएगा पेट के उसी में पूरा मिला हुआ है, तुमको अलग से नहीं दिखाया जा सकता।
तो पेट में ही तुमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अमाशय। ये अमाशय है, अमाशय के बाद तुमको छोटी आंत, छोटी आंत के बाद यहाँ से बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद मलाशय, और फिर गुदा। अच्छा, यहाँ एक अंगुली जैसी छोटी सी एक होती है जिसको कहते हैं अवशेषी अंग। उसको अवशेषी अंग बाद में हम लोग का चैप्टर है, तो उसको, हाँ, उसको बाद में देख लेंगे क्या है वो और क्यों है वो। हालांकि इसका कोई यूज पाचन तंत्र में नहीं है, कोई यूज नहीं है पाचन तंत्र में। हालांकि इसका काम क्या था, इसका काम था जैसे सेल्यूलोज का ही पाचन करता है। हालांकि अभी सेल्यूलोज हम लोग ज्यादातर खाते नहीं है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। मीन्स उस समय घास फूस ज्यादा खाता था, घास फूस लोग ज्यादा खाता था, आदि मानव टाइप का जो आदमी था। तो भगवान को इतना बुद्धि था कि वो सोचा घास फूस खाएगा, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए अलग से उसको एक सिस्टम दे दिया था जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अब अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो अब जो है लोग अनार भी छील के खाता है, अनार को कहते हैं, अंगूर भी छील के खाता है, होता है, लोग एक से एक है। सेब देखे छील के खा रहा था, माने ताजुब। तो क्या कहोगे तुम, तो सेल्यूलोज सबको शरीर में जाता नहीं है, तो फिर पाचन का कोई मतलब नहीं। मुख, मुख गुहा के बाद हो गया एपिग्लोटिक्स, ग्रासिका हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, अग्न्याशय हो गया, लीवर हो गया। ये सारा चीज है तुम्हारा, ठीक है, यही मेन रूप से होता है। आगे बढ़ जाएंगे। अरे वही बात फिर से लिख दिया है जब आप लोग को समझा चुके हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है, पाचन क्या है। अब अंतर्ग्रहण का मतलब समझ लिए फिर से कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। और उसके बाद हम लोग पाचन देख लेते हैं। तो भोजन के बृहत मतलब, बृहत का मतलब हो गया बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा रूप, या फिर इसको जटिल कह सकते हैं। अच्छा, आप इसको अगर चाहें तो बाद में अभी मैंने नोट करके बगल में लिख भी सकते हो, इसको बड़े बड़े लिख सकते हो कि बड़े बड़े पार्ट जो होता है, जो अविलेय होता है। अविलेय का मतलब हो गया जैसे तुम तेल खाए हो, है ना, तेल खाया। अब कहेगा तेल कहाँ खाते हैं, तो पूरी खाता है ना, सब्जी खाते हो ना, तो उसमें तेल होता है, वसा होता है। अब पानी में तुम वसा को घोल के देखो, तेल को घुलता है क्या, नहीं घुलता है, तेल नहीं घुलेगा। अब तेल को तुम्हारा शरीर को घोलना है कि नहीं। तुम्हारे शरीर में ज्यादातर क्या है, पानी ही तो है पूरे शरीर में ज्यादातर। अब उस पानी में तुमको घोलना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो बड़ा बड़ा अविलेय, जो अविलेय अणु है उसको सरल और विलेय पदार्थ में या विलेय अणु में उसको क्या करना है, अपघटित करना है, बदल देना है। उसको क्या कह देंगे, पाचन। पाचन क्रिया से कोशिकाएं इन अणुओं का आसानी से अवशोषित कर लेता है, यानी कि पाचन हो जाने के बाद वही चीज को आराम से शरीर अवशोषित कर लेता है, कोई उसको परेशानी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और मुख गुहा में जो पाचन होता है, पाचन शुरू कहां से हो जाता है, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। मुख गुहा यानी कि मुंह, मुंह में ही सबसे पहले शुरू हो जाता है पाचन। मुंह में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हालांकि अभी देख लेंगे उसको। देखो, भोजन का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। सवाल पूछा जाता है कि भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है कि नहीं, तो मुख से शुरू होता है। अंत कहां होगा, वो लास्ट चैप्टर होते होते तुमको खुद समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हालांकि अभी जान लो क्या होता है, छोटी आंत में। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते, चबाते और पीसते हैं। बात समझ में आ रही। लाला ग्रंथि, इसको एनसीईआरटी में लिख दिया लाला, है ना। तो हालांकि लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि हम लोग का कितना होता है, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये 3 टाइप का होता है। हालांकि उस सबको देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखो, लाला ग्रंथि हमारे मुंह में लार या लाला रस बनाती है। तो लार रस कौन बनाएगा, लाला ग्रंथि, है ना, जिसमें से लार एमिलेज, एमिलेज एमाइलेज एक ही नाम है, एमाइलेज भी कहीं लिखा हो सकता है, वो एमिलेज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एमिलेज नामक एक एंजाइम होता है। यह जटिल मंड को, जटिल मंड कहने का अर्थ क्या है, अब तुम खाए हो जितना भी चीज, वो ज्यादातर पेड़ पौधा से चीज खाए हो, है ना। अब पेड़ पौधा अपने ऊर्जा को स्टोर करके किस में रखा था, याद है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। आज जब तुम खा गया तो स्टार्चन उसका खा गया, स्टार्च उसका खा गया, और तुम्हारे शरीर को किस रूप में चाहिए, ग्लूकोज के रूप में। बात समझ आ रही। ग्लाइकोजन हम लोग रखते हैं ना, हम लोग को चाहिए वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में। तो वो जटिल मंड को अब शर्करा में यानी कि ग्लूकोज में वो खंडित कर देगा। कौन खंडित कर देगा,
लाला ग्रंथि, है ना। एंजाइम्स जो होता है, अच्छा एंजाइम्स होता क्या है, पहले ये मैटर है कि एंजाइम्स होता क्या है। तो एंजाइम्स का अपना एक अलग रूप है, वो हाँ वो हेल्प करता है पाचन में, है कि नहीं। वो खुद नहीं कुछ होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ा होगा, पिछला बार भी एक वीडियोस बनाए थे उत्प्रेरक पर। तो उत्प्रेरक खुद अपने भाग नहीं लेता है, लेकिन वो बढ़ा देगा या घटा देगा, है अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। बात समझ आ रही। तो कहने का अर्थ है, अब एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम कोशिकाओं में प्रोटीन अणु बने होते हैं। एंजाइम कोशिका जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जो जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कहने का अर्थ है कि ये जो जिंदा है उसकी बात करें हम लोग। केमिस्ट्री में जो चलता है वो केमिस्ट्री का अलग, उसका सिर्फ नाम उत्प्रेरक होता है कि नहीं। यहाँ जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो खुद तो वहां पे वो काम नहीं करेगा, खुद ये उसका पाचन नहीं होता है, लेकिन वो पाचन में मदद कर देता है। बात समझ आ रही है। एंजाइम्स रासायनिक क्रियाओं, जो रासायनिक क्रिया होती है उसकी गति को बढ़ा देते हैं, किंतु स्वयं माने खुद वो शरीर में खर्च नहीं होता है। इतना तक में कोई दिक्कत है तो कहिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं ना, पक्का।